क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड क्या होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, इसीलिए हम लोग ये वाला एक्सेप्शन भी पढ़ते हैं, ये वाला कार्बन कार्बन की बॉन्ड एनर्जी सिलिकॉन सिलिकॉन से क्या है, ज्यादा है, लेकिन इसके बाद नाइट्रोजन नाइट्रोजन की कम होती है, फॉस्फोरस फॉस्फोरस की क्या होती है, ज्यादा होती है, क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो कैटाइनेशन शो नहीं करता, तो यहाँ रिपल्शन नहीं लगता है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन की कम होती है सल्फर सल्फर से, और क्लोरीन क्लोरीन की कम होती है किससे, क्लोरीन क्लोरीन से। ये आपको केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे। कार्बन कार्बन का बॉन्ड एनर्जी सिलिकॉन सिलिकॉन से ज्यादा होगा, और बाकी में ऑर्डर चेंज रहता है, क्योंकि यहाँ इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन नहीं लगता। तो याद करो, ये ऑर्डर लिखे थे पीरियोडिक में, Cl2 Br2 F2 I2, ये ऑर्डर हो जाता है बॉन्ड एनर्जी का, Cl2 Br2 F2 I2, ये ऑर्डर हो जाता है किसका, बॉन्ड एनर्जी का। तो कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है सिलिकॉन सिलिकॉन से, पर बाकी जो है वो क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीजेस एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस एंड देयरबाय टेंडेंसी टू शो कैटिनेशन डिक्रीजेस। दिस कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम बॉन्ड एंथैल्पी। तो द ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन इज, तो देखो यहाँ दिया है कार्बन इज ग्रेटर देन सिलिकॉन, मतलब कार्बन का ज्यादा है लेकिन बहुत ज्यादा है, 348 297, और लेड डज नॉट शो कैटिनेशन। लेड जो है उसकी साइज इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसमें कैटिनेशन टेंडेंसी एकदम कम हो जाती है। तो कैसे याद करना है, देखो तो कार्बन अब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, स्मॉल साइज, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और हाई एनर्जी एनर्जी। कार्बन पी पाई बॉन्ड बनाता है, यहाँ देखो एनसीईआरटी में दिया है। कार्बन जो है अपने साथ और अपने पीरियड में जो बाकी एलिमेंट्स हैं उनके साथ में पी पाई बनाता है। हैवियर जो एलिमेंट्स हैं वो पी पाई नहीं बनाते। फिर असर्शन रीजन, बिकॉज देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स टू लार्ज एंड डिफ्यूज टू हैव इफेक्टिव ओवरलैपिंग। तो क्या पॉइंट है, सिलिकॉन जर्मेनियम टिन लेड ये सब पी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे, लेकिन कार्बन जो है वो पी पाई बनाता है, सिमिलर साइज होने की वजह से ओवरलैपिंग इफेक्टिव हो जाती है। और कार्बन की मैक्सिमम कोवेलेंसी बच्चों कितनी है, 4 है। और कैटिनेशन टेंडेंसी, कार्बन ग्रेटर देन सिलिकॉन, जर्मेनियम लेहर टिन मतलब यहाँ देखो जर्मेनियम अप्रोक्सीमेटली टिन के क्या है, इक्वल है। तो कार्बन का कैटिनेशन सिलिकॉन से ज्यादा और जर्मेनियम लेहर क्या हो जाता है, टिन। और लेड डू नॉट शो क्या, कैटिनेशन, ड्यू टू लार्ज साइज, लेड का साइज ज्यादा हो जाएगा तो वो कैटिनेशन की टेंडेंसी शो नहीं करेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 आप लोग बताइए। बोलो। कार्बन, तुम लोग क्या पढ़ते हुए यार, बर्बादी बर्बादी है तुम भाई। इतना बार बता दिए, याद ही नहीं कर पा रहे हो। Pb+4 ऑक्सीडाइजिंग और 10+2 क्या, रिड्यूसिंग। क्या पढ़ रहे हो तुम लोग भाई। देखो जो Pb है उसका स्टेबल कौन होता है, +2। तो Pb का +2 स्टेबल है तो +4 क्या है, अनस्टेबल है।
+4 अनस्टेबल है तो Pb+4 क्या हो जाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये वाली बात समझ रहे हो तुम लोग भाई? बोलो राजवीर, बताओ। बच्चों जो कार्बन है वो NaOH के साथ भी रिएक्ट नहीं करता और कार्बन मैक्सिमम नंबर ऑफ हाइड्राइड्स बनाता है, ठीक है? ये भी एक्स्ट्रा पॉइंट है, याद रखिए। अब देखेंगे एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। तो कार्बन के एलोट्रॉप्स होते हैं बेटा डायमंड, ग्रेफाइट और फुलरेंस। जो डायमंड होता है, ग्रेफाइट है, फुलरेंस है, ये क्रिस्टलाइन होते हैं। और कोल, चारकोल, लैम्प ब्लैक, कार्बन ब्लैक, ये सब अमॉर्फस होते हैं। तो ये दो फॉर्म होते हैं। अब जो टिन होता है इसके मैक्सिमम नंबर ऑफ एलोट्रॉप्स होते हैं। एनसीईआरटी में नहीं दिया है, एक्स्ट्रा पॉइंट है, अपना याद रखेंगे कि सबसे ज्यादा एलोट्रॉप्स किसके मिलते हैं? टिन के मिलते हैं। ये पॉइंट ध्यान रखें। अब देखो डायमंड के बारे में। इट हैज अ क्रिस्टलाइन लैटिस एंड sp3 हाइब्रिडाइज। जो डायमंड बेटा ये कैसा होता है? sp3 हाइब्रिडाइज by using tetrahedral fashion. The CC bond length is 154 picometer. The structure extends in space and produced a rigid three-dimensional network of carbon atom. In this structure, directional covalent bonds are present throughout the lattice. Covalent bonds का nature क्या होता है? Directional होता है. It is very difficult to break extended covalent bonding. तो ये मार्क कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो डायमंड होता है बच्चों वो हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है। डायमंड जो है वो क्या होता है? हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। इसको हम लोग बोलते हैं बहुत हार्ड, बहुत हार्ड। डायमंड क्या होता है बताओ? बहुत हार्ड, हार्ड। So it is very difficult to break extended covalent bonding. Therefore, diamond is a hardest substance on the earth. तो डायमंड क्या है बताओ? बहुत हार्ड। अब देखो, it is used as an abrasive for sharpening hard tools. बच्चों देखो, वो ड्रिलिंग मशीन आती है, आप लोगों ने देखा है, दीवार वगैरह में होल करने के लिए ड्रिलिंग मशीन आती है। तो जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसका जो ड्रिल बिट होता है उसको शार्प करने के लिए डायमंड का यूज करते हैं, क्योंकि आप शार्प उस चीज से कर सकते हो जो उससे ज्यादा शार्प हो। आप पढ़ उससे सकते हो जो आपसे ज्यादा नॉलेज रखता है, उसी से तो पढ़ोगे। तो शार्प किससे करते हैं? डायमंड से शार्प करते हैं। इन मेकिंग डाइज एंड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टंगस्टन फिलामेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट बल्ब। तो डायमंड इज कोवेलेंट, yet it has high melting point high. बच्चों ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। जो डायमंड है ये 3D सॉलिड होता है बेटा। कल हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बोरिक एसिड है वो 2D सॉलिड। बोरिक एसिड क्या होता है? 2D सॉलिड। और डायमंड क्या होता है? 3D सॉलिड, which are very difficult to break and it turns high melting point. तो ये पूरे अर्थ पे क्या हो जाता है? हार्डेस्ट नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। आप मरवा दिए। पिछली बार RTS2 तो हमको आप दिए थे, RTS2 तो मुझे दिए थे आप खोज के। और 4 होगा ही नहीं, 4 यार प्लीज यार, जान लीजिए कि जिस दिन बैंक में पैसा निकालने जाओ वो बैंक कहे कि आपका पैसा है ही नहीं। बस नहीं, सर्वर डाउन है तो कोई बात नहीं, अगले दिन मिल जाएगा ना। लेकिन वो बोले कि आपका खाता ही नहीं है, वही फील हो रहा है यार। फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों को चाहिए यार। किसी काम के नहीं है लोग। और बच्चों ध्यान दो, ग्रेफाइट हैज
लेयर्ड स्ट्रक्चर, जो ग्रेफाइट है बच्चों उसका लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। अब देखो जहां पे लेयर्ड लिख दिया वहां तुरंत समझ जाओ 2D। जैसे जो बोरिक एसिड था वहां पे क्या था, लेयर्ड। जो बोरॉन नाइट्राइड था वहां पे भी क्या था, लेयर्ड। यहाँ पे क्या लिख दिया, लेयर्ड। तो लेयर्ड स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो जाता है, 2D। अच्छा, इसमें डायमंड में बॉन्ड लेंथ देखना 154 पिकोमीटर है बेटा। यहाँ पे ये वाली जो लेंथ है 154 और ग्रेफाइट में है 141। ग्रेफाइट में क्या है, 141। तो बताओ बॉन्ड लेंथ ज्यादा किसमें है, ग्रेफाइट में या डायमंड में? ग्रेफाइट है ना, एक्चुअल में ना ये बेंजीन रिंग है। ये एक्चुअल में क्या है, बेंजीन रिंग है। तो याद करो बेंजीन की वजह से वहां पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है। तो अगर डबल बॉन्ड कैरेक्टर आएगा तो वहां पे जो लेंथ है वो क्या होगी, और यहाँ सिंगल बॉन्ड है। तो ये सिंगल बॉन्ड है तो इसकी लेंथ ज्यादा है। तो डायमंड और ग्रेफाइट में इक्वल नहीं होती लेंथ, डायमंड में ज्यादा होती है। ग्रेफाइट में रेजोनेंस की वजह से, ड्यू टू रेजोनेंस, यहाँ लेंथ क्या हो जाती है, कम। अच्छा, इसी में रेजोनेंस की वजह से ही इसमें 3 पाई इलेक्ट्रॉन होता है। इसीलिए अगर वो डायमंड जो है वो क्या हो जाता है, गुड कंडक्टर ऑफ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ देखो आपको पॉइंट मिलेगा। Each layer is composed of planar hexagonal rings. Bond length 141. Each carbon atom in hexagonal ring sp2. ग्रेफाइट में sp3 होता है, डायमंड में sp2 होता है. With 3 neighboring carbon atom, fourth electron forms a pi bond. The electrons are delocalized over the whole sheet. Electrons are mobile and therefore graphite conducts electricity. तो ये याद कर लेंगे भाई। तो जो ग्रेफाइट है वो गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो क्यों है गुड कंडक्टर, क्योंकि इसमें क्या होता है, फ्री पाई इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे फ्री पाई इलेक्ट्रॉन होता है। अब ध्यान देना बेटा, इसमें जो ये डॉटेड लाइन है ये वंडरवॉल फोर्स है। ये होता है वंडरवॉल फोर्स। मतलब जो 2 लेयर्स हैं, इसमें 2 लेयर के बीच में जो फोर्स है वो कौन सा है, वंडरवॉल। तो इससे क्या होगा, देखो यहाँ देखो दिया है, लेयर्स आर हेल्ड बाय वंडरवॉल फोर्स एंड डिस्टेंस बिटवीन 2 लेयर इज 340। तो देखो डिस्टेंस क्या हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। तो ये एक दूसरे के ऊपर स्लाइड कर सकते हैं। बॉन्ड वीक होता है तो ये एक दूसरे के ऊपर क्या कर सकते हैं, बताओ, स्लाइड कर सकते हैं। तो क्या पॉइंट है, ध्यान देना, graphite easily cleaves between the layers and therefore it is very soft and slippery. तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे। जो ग्रेफाइट होता है बेटा ये क्लीव होता है लेयर्स के बीच में, यहाँ से क्लीव होगा। ये कहाँ से क्लीव होगा, यहाँ से क्लीव होगा, क्योंकि ये कौन सा फोर्स है, वंडरवॉल। तो ये सॉफ्ट होता है और स्लिपरी है। अच्छा, फॉर दिस रीजन ग्रेफाइट इज यूज्ड एज अ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट यूज होता है, graphite is used as a dry lubricant in machines running at high temperature where oil cannot be used as a क्या lubricant। बच्चों ध्यान से सुनो, जैसे आप लोग कोई मोटर अगर देखें, कोई मशीन देखें जिसका राउंड पर मिनट आरपीएम, जैसे आप बाइक जब चलाओगे, आजकल जो नई बाइक्स आती हैं उसको जब आप ऑन करेंगे तो राइट साइड में मीटर पे आरपीएम दिखाता है। क्लच दबा के एक्सीलरेटर दबाओगे तुरंत आरपीएम बढ़ जाएगा। ऐसे कार में भी आता है। तो अगर कोई हाई स्पीड आरपीएम मशीन है तो उसको रन करने के लिए अगर 2 मेटल आपस में टच करेंगे तो तुरंत वहां हीटिंग हो जाएगी। तो उनको हीटिंग रोकने के लिए उसमें हम लोग ल्यूब्रिकेशन देते हैं। लेकिन अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा तो जो लिक्विड ल्यूब्रिकेंट है वो वेपराइज हो जाएगा। तो उस लिक्विड लुब्रिकेंट की जगह हम लोग क्या यूज करेंगे, ग्रेफाइट। क्योंकि जो ग्रेफाइट है सॉलिड है और ये सॉफ्ट और क्या होता है, स्लिपरी होता है। तो जो हाई आरपीएम वाली मशीन्स है जहां पे हम ऑयल यूज नहीं कर सकते एज ए लुब्रिकेंट, वहां किसका यूज करते हैं, ग्रेफाइट का यूज करते हैं। ठीक है, मैकेनिकल इंडस्ट्रीज में।
तो ये वाला आप लोग यूज समझ रहे हैं? बताइए, बोलो भाई तुम लोग। यस सर। हाँ, तो ये वाला ध्यान रखेंगे। अब आइए देखेंगे फुलरेंस। तो बच्चों, फुलरेंस आर मेड बाय हीटिंग ऑफ ग्रेफाइट in an electric arc in the presence of inert gas such as helium or argon। ये सारी जो चीजें आपको मतलब एनसीईआरटी से ही पढ़ना है, ठीक है, तो उसी में अटैच कर दीजिए। तो ध्यान दो, जो फुलरेंस होता है बेटा, फुलरेंस में C60 और C70, C60 जो है मोस्ट कॉमन होता है, C60 जो है ये मोस्ट कॉमन होता है। और ये वाला पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है, Fullerenes are the only pure form of carbon assertion because they have a smooth structure without having dangling bonds। Dangling bond, dangle होने का मतलब होता है बच्चों डिफॉर्म होना। तो इसमें कोई भी ऐसा बॉन्ड नहीं होता जो डिफॉर्म होता है, क्योंकि इसको हम लोग देखो केमिकली प्रिपेयर कर रहे हैं ना। जो डायमंड है, जो ग्रेफाइट है, ये सब देखो कहाँ मिलते हैं, इनकी माइनिंग करनी पड़ती है। ग्रेफाइट की क्या करनी पड़ती है? माइनिंग। जो डायमंड है देखो यहाँ पन्ना में पाया जाता है, एमपी में। आप लोग जानते हैं एमपी में पन्ना एक जगह है, वहां पे डायमंड पाया जाता है। बोलो भाई, तुम लोग को मालूम है? गौरव मौर्य बताओ। नहीं सर, नहीं पता था। नहीं पता? वहां पे क्या होता है गौरव ना, जो वहां लैंड एक्विजिशन कर लेते हैं लोग, फिर वहां माइनिंग करते हैं। जैसे मान लो कोई 5 साल से माइनिंग कर रहा है, उसको कुछ नहीं मिला, तो वो औने पौने दाम में ऐसे किसी को बेच दिया, और अगला क्या, उसने माइनिंग स्टार्ट की, उसको 2 महीने के अंदर डायमंड मिल गया। मतलब सर एरिया लीज पे दे देते हैं? एरिया लीज पे देते हैं। तो इसमें ना बड़ा किस्मत का खेल होता है। कई ऐसे लोग रहते हैं 5-5 साल तक वहां खोज रहे हैं, माइनिंग कर रहे, नहीं मिला, और फिर उसको बेच दिया, अगला गया, शुरुआत जैसे ही किया तो उसको वहां पे डायमंड मिल जाता है, फिर उसका बहुत ज्यादा वैल्यू मिल जाता है। डायमंड जो प्रीशियस स्टोन है। तो और देखो बच्चों, बाकी जो डायमंड वगैरह है उसकी माइनिंग फिर वहां अफ्रीका में होती है, गोल्ड की भी वहीं होती है। इंडिया में पन्ना में पाया जाता है। तो C60 molecule has a shape like soccer ball and called Buckminster Fullerenes। बकरमिनिस्टर नहीं, बकरमिनिस्टर तो इसमें MR02 बहुत है, बकरमिनिस्टर नहीं, बकमिंस्टर। तो बच्चों ये जो फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल के शेप का होता है ये। तो ये तो तुम लोग 10th में पढ़े रहे होगे बकमिंस्टर फुलरेंस के बारे में। बोलो भाई। सर आईसीएसई में था। आईसीएसई में था, ओके। आदित्य, आदित्य बेटा, आदित्य सा क्या हाल है? तुम सो गए क्या जी? आ नहीं रहे हो, बहुत दिन से तुमको याद कर रहे हैं, गायब हो तुम, पूरा गायब हो चुके हो। आओ चलो ध्यान दो। सर सीबीएसई में भी था। हाँ वही तो, मैं भी सीबीएसई से पढ़ा हुआ है, मैं भी, मुझे भी याद है कि 10th में कहीं ना कहीं पढ़े थे। हाँ भाई सीबीएसई वाले तुम लोग इधर देखो, 10th की कसम है यार, बताओ। बकमिंस्टर खुल रहे हो, कार्बन वाले चैप्टर में है, 4th चैप्टर में। हाँ सर, 4th पेज पे दिया था सर। 4th पेज पे दिया था। इतने ही ध्यान से इधर भी पढ़ना है, बहुत पीटेंगे तुमको अफ्रीका, ये भी जान लेना। वो 10 साल पहले की बात पूरी याद है, इधर की भी याद करो। आइए तो बच्चों ध्यान देना, इट कंटेन्स 26 मेंबर्ड रिंग्स एंड 12 5 मेंबर्ड रिंग। बच्चों ध्यान से देखो, ये स्ट्रक्चर है। तो देखो जो फुटबॉल होता है, जब आप लोग देखेंगे तो ये वाली है देखो 5 मेंबर्ड रिंग। अच्छा देखो ये वाली है 6 मेंबर्ड रिंग, ये वाली है 6 मेंबर्ड रिंग। तो देखो जब फुटबॉल हम लोग देखोगे तो उसमें ब्लैक और व्हाइट का कॉम्बिनेशन होता है। तो जो पेंटागोनल रिंग है इसको ना ब्लैक कलर से कर देता है, और हेक्सागोनल को किससे कर देता है? व्हाइट से।
इन जनरल, बाकी और भी ढेर पैटर्न आते हैं। तो यहाँ पे आपको बेटा ऐसे याद करना है, आओ ध्यान देना, जो it contains 26 member 206 and 12 5 member 125। बताओ हड्डियां कितनी होती हैं? 206। बोले सर मेरे कम है, कुछ टूट चुकी है, धुलाई बहुत होती है मेरी, ली चैटले प्रिंसिपल लोग लगा देते हैं मेरे ऊपर। तो बच्चों ध्यान देना, 26 मेंबर और 12 क्या बताओ 5 मेंबर, 206 125। ये आपको याद रखना है, अपना लिख लेंगे। मतलब यहाँ जो 5 मेंबर रिंग है, ये 5 मेंबर रिंग कितनी है यहाँ पे 12, और 20 मेंबर रिंग कितनी है 6। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो जो डायमंड था बेटा, डायमंड sp3 था, ग्रेफाइट sp2 और फुल रेंज भी देखो, जो फुल रेंज है ये भी क्या है बताओ sp2। ठीक है, तो ये हाइड्रेशन याद रखिए, डायमंड का sp3, ग्रेफाइट का sp2 और फुल रेंज का क्या sp2। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से 6-membered ring fused with 6 or 5-membered ring, but 5-membered ring only can fuse with 6-membered। बेटा अभी ये पॉइंट नीट में नहीं पूछा है, ना ही ये रिंग वाला पूछा है, जेई मेंस में दोनों आ चुके हैं। क्या कह रहा है ध्यान से देखो, ये 5 मेंबर है, 5 मेंबर देखो सिर्फ किससे लगा हुआ है बताओ 6 मेंबर से, लेकिन 6 मेंबर वाला देखो 5 से भी लगा है और 6 से भी लगा है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि जो 5 मेंबर रिंग है, 5 मेंबर रिंग इज ओनली कनेक्टेड विद क्या 6 मेंबर, बट जो 6 मेंबर है वो 5 और 6 दोनों के साथ कनेक्ट है। ये स्टेटमेंट आप समझिए। तो 5 member ring is only connected with 6 member, but 6 member is attached with 5 and 6 both। तो इसमें कितने लोग फुटबॉल खेले हैं भाई बताइए तुम लोग? हाँ बच्चों बोलो।